टीम हैदरा ने किसी तरह ये तो डाइजेस्ट कर लिया था कि टूरिस्टों को आरब की टीम ने बचाया था, लेकिन उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग किडनैपर्स के लीडर को भी पकड़ सकते थे। किडनैपर्स का लीडर आरब के पास था। ये जानकर तो उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए। जय वर्मा ने भी शॉक होकर पूछा, क्या बात कर रहे हैं मिस्टर अंबानी? आपके पास किडनैपर्स का लीडर भी है? हाँ, उन किडनैपर्स का लीडर हमारे पास ही है। कहाँ है वो मिस्टर अंबानी? उसे हमने एक प्राइवेट रूम में बंद कर रखा है। हमारी कंपनी की सिक्योरिटी टीम उस पर नजर रखी हुई है। अब क्योंकि माहौल काफी ठंडा हो गया था तो आरब ने पानी के 2 सिप लिए और फिर बोला, ऑफिसर भुवन और ऑफिसर जय, मुझे आप दोनों से कुछ बात भी करनी है। क्या हम प्राइवेट रूम में चलकर बात कर सकते हैं? भुवन और जय ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार वो दोनों टीम हैदरा के लीडर थे और घाटी से खाली हाथ लौटे थे, तो अब आरब की बात मानने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑफ कोर्स मिस्टर अंबानी, हम बात कर सकते हैं। उनका जवाब सुनकर आरब को भी खुशी हुई। उसके बाद उसने क्यारा को देखा और बोला, मिस अग्रवाल, मैं इन दोनों ऑफिसर से कुछ बात कर लेता हूँ। तब तक आप टीम हैदरा के लोगों के रेस्ट और फूड का इंतजाम करिए। ये लोग कई घंटों से बाहर थे और काफी थक गए होंगे। आरब उन 2 ऑफिसर्स के साथ वहाँ से चला गया। क्यारा ने बाकी के बचे ऑफिसर्स से कहा, आप लोग आइए मेरे साथ, पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। क्यारा भी उन्हें लेकर वहाँ से चली गई। इधर आरब भुवन और जय के साथ प्राइवेट रूम में पहुँच गया और फिर बोला, तो ऑफिसर्स बताइए कि आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे, चाय, कॉफी या शरबत? भुवन, जो कि काफी रेस्टलेस हो रहा था, उसने कहा, मिस्टर अंबानी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। मना करने के बावजूद भी आरब ने अपने हाथों से उनके लिए ग्रीन टी प्रिपेयर की और उन दोनों को सर्व की और फिर हंसते हुए बोला, ऑफिसर भुवन, मुझे ऐसे लोग काफी अच्छे लगते हैं जो डायरेक्ट बात करना पसंद करते हैं, जैसे कि आप। हाँ, क्योंकि हम आर्मी से हैं और हमें डायरेक्ट होना सिखाया जाता है। गोल मटोल बातें बिजनेस में फिर भी वर्क करती हैं, लेकिन आर्मी में नहीं, इसलिए आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके बाद आरब ने अपनी ग्रीन टी पीते हुए कहा, देखिए ऑफिसर्स, बेशक हम लोगों ने अपने टूरिस्टों को बचा लिया है और उन किडनैपर्स के लीडर को भी पकड़ लिया है, लेकिन मुझे शक है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थी। आरब की बात सुनकर भुवन और जय ने एक दूसरे को देखा और फिर भुवन बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास कुछ और भी इनसाइड स्टोरी है क्या? आरब ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये मुझे किडनैपर्स के लीडर मार्को से ही पता चला। उसने बताया कि टूरिस्टों को किडनैप करने के लिए उसे किसी लक्की दुग्गल नाम के आदमी ने कहा था और उसे पैसे भी दिए थे। लक्की दुग्गल? कौन है ये लक्की दुग्गल? इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। खैर, इसके अलावा मुझे आप लोगों से एक और हेल्प चाहिए। बोलिए मिस्टर अंबानी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऑफिसर्स, इस किडनैपिंग वाले मामले में हमारी कंपनी रंग महल हॉलिडे का काफी नाम खराब हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एम्बेसी हमारी रेपुटेशन को सही करने में हमारी थोड़ी हेल्प करे। आरब की बात सुनकर वो दोनों ही हैरान हो गए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर अंबानी? हमारा लेना देना आर्मी और एम्बेसी से है। हम किसी के बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर सकते और न ही हमें ऐसा करने के लिए अलाउड है। देखिए ऑफिसर्स, आप जो कह रहे हैं वो मैं भी अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आप इसे मेरे बिजनेस से जोड़कर मत देखिए, बल्कि मेरी सेफ्टी से जोड़कर देखिए। आरब की बात जय को समझ नहीं आई। उसने कहा, आपकी सेफ्टी से मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आप लोगों से अपना प्रमोशन नहीं करवा रहा ऑफिसर्स, लेकिन मैंने इतने कम टाइम में यहाँ इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। यहाँ की इकोनॉमी को बेटर करने में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या अब आर्मी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमें सेफ्टी दे? हम जहाँ गलत नहीं है, हमें वहाँ पब्लिकली क्लीन चिट दी जाए। जो भी हो, लेकिन आरब की बात में पॉइंट था। इस पर जय ने कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ मिस्टर अंबानी, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आपके साथ साथ आपकी इमेज की सेफ्टी का ध्यान रखना भी हमारा ही काम है। जय की बात सुनकर आरब बहुत खुश हो गया और उसने उसका हाथ पकड़कर थैंक यू भी बोला। उसके बाद आरब ने भुवन की तरफ देखा और बोला, ऑफिसर भुवन, मुझे आप लोगों से एक और फेवर चाहिए। बताइए हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। इन किडनैपर्स के लीडर मार्को को मैं आप लोगों को सौंप दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे यही बताएं कि मार्को को टीम हैदरा ने ही पकड़ा है। आरब की बात सुनकर भुवन को अच्छा नहीं लगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसी और का क्रेडिट हम अपने सिर ले लें? दैट्स इम्पॉसिबल। हम दुनिया की बेस्ट स्पेशल टीम है और हमें किसी और का क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है मिस्टर अंबानी। अरे नहीं ऑफिसर, आप मेरी बात को समझे नहीं। ऐसा करने के पीछे मेरा एक सेल्फिश पर्पस है। कैसा सेल्फिश पर्पस? ऑफिसर, जहां तक इस मार्को की बात है तो इसके सारे आदमी अभी भी मरे नहीं हैं। जैसे उन्हें ये पता चलेगा कि उनके बॉस को रंग महल हॉलिडे ने पकड़ा था तो वो वापस हम पर अटैक करने आएंगे। इस तरह से लगातार हम पर खतरा बना रहेगा। लेकिन इसका ब्लेम अगर आप लोग अपने सिर पर ले लेते हैं
तो फिर हम हर रिस्क से बाहर हो जाएंगे। उन किडनैपर्स को अभी भी नहीं पता है कि उनके कैंप पर आखिर हमला किसने किया था। आरव की बात सुनकर भुवन सोच में पड़ गया। उसके अंदर काफी कुछ चलने लगा। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे आरव की बात माननी चाहिए या नहीं। लेकिन तभी उसके साथी ऑफिसर जय वर्मा ने उसका डाउट दूर करते हुए कहा, भुवन सर, वैसे मैं मिस्टर अंबानी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं। ऑफिसर जय, आप तो जानते हैं कि आर्मी में प्राइड कितना इंपॉर्टेंट होता है। कहीं अगर ये बात बाहर आ गई कि मार्को को हमने नहीं बल्कि रंग महल की सिक्योरिटी टीम ने पकड़ा है, तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? लोग हंसेंगे हम पर और कहेंगे कि हमने किसी और का क्रेडिट खाया है। और क्या लोग तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि दुनिया की बेस्ट टीम घाटी में गई और किडनैपर्स को नहीं पकड़ पाई, बल्कि उनकी जगह होटल की एक छोटी सी सिक्योरिटी टीम ने काम किया है। अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी कंपनी क्लोज कर दूंगा और ये अनाउंस कर दूंगा कि टीम हैदरा ने कुछ नहीं किया था, बल्कि रंग महल की सिक्योरिटी ने ही टूरिस्टों को बचाया था। लेकिन हमें सेफ्टी ना मिल पाने की वजह से हम ये बिजनेस अभी के लिए क्लोज कर रहे हैं। आरव की बात सुनकर भुवन के साथ साथ जय भी थोड़ा सा डर गया। उनकी टीम हैदरा बहुत जानी मानी टीम थी। उन्होंने बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया था। अगर ये बात बाहर आ जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती। जय ने भुवन को समझाते हुए कहा, सर, मेरा ख्याल है कि हमें मिस्टर अंबानी की बात मान लेनी चाहिए। इससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब तक भुवन का मन भी चेंज हो गया था, क्योंकि अब वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझ चुका था। उसने कहा, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले मुझे उस मार्को से मिलवाओ। भुवन की बात सुनकर आरव को काफी अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। उसके बाद वो भुवन और जय को उस रूम में लेकर गया जहां मार्को था। हनुमान ने जैसे ही भुवन को देखा तो उसने सैल्यूट किया। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भी आर्मी से हो। सर, पहले मैं भी स्पेशल फोर्स में था और टीम हैदरा को ज्वाइन करने के लिए मैंने फिजिकल टेस्ट भी दिया था, लेकिन मैं उसमें पास नहीं हो सका। भुवन को इतना एक्सपीरियंस था कि वो देखकर बता देता था कि किस आर्मी वाले में कितना दम होगा। हनुमा की फिजिकल देखकर वो उससे काफी इम्प्रेस हुआ। टीम हैदरा में नहीं हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम वैसे भी काफी ट्रेन लगते हो। उसके बाद उसने आरव को देखकर कहा, मिस्टर अंबानी, आपकी टीम में काफी टैलेंटेड लोग हैं। अब समझ में आया कि आपने उन टूरिस्टों को कैसे छुड़वाया। इसके बाद फिर वो मार्को की तरफ बढ़ा और बोला, तो तुम हो उन किडनैपर्स के लीडर मार्को। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जैसा जैसा मैं पूछूं चुपचाप बताते जाओ। फिर भुवन उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया और बोला, तो बताओ कौन हो तुम? मैं येलो टर्बन से हूँ। ऑफिसर्स, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग आराम से इससे पूछताछ कीजिए। हम अभी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद आरव ने हनुमा को इशारा किया और वो दोनों वहां से चले गए। आधे घंटे बाद भुवन सिन्हा और जय गेस्ट रूम से बाहर आ गए। हनुमा बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। आपका इंटेरोगेशन खत्म हो गया? ये मार्को एक रिबेल ट्रुप का लीडर है। ये बाकी की ट्रुप्स की मदद करता था, जिससे वो माउंटेन्स में आसानी से छुप पाते थे। इनकी लाइफ बहुत मुश्किल से चल रही है क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कि लकी दुग्गल ने रंग महल हॉलिडे के गेस्ट को किडनैप करने के लिए इसे हायर किया था। जय ये कह रहा था तभी भुवन सिन्हा ने देखा आरव वहां कहीं नहीं था। मिस्टर अंबानी कहाँ हैं? सर ने मुझे यहाँ आपका वेट करने के लिए कहा और खुद चले गए क्योंकि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाना था। आप बताइए, तो अब मार्को का क्या करना है? मनाली शहर का ऑफिशियल एम्बेसी से होने के कारण जय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बाकी स्टेट्स के साथ एक पीसफुल और फ्रेंडली कम्युनिकेशन रख सके, और मार्को का उनके हाथ में आना उसके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला था। वो गवर्नमेंट के सामने एक अच्छा इंप्रेशन और रिकॉग्निशन रख सकता था। मार्को को पकड़ने के लिए आप सबने बहुत मेहनत की है, इसके लिए थैंक यू। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और इसलिए कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए। आप ऐसा मत कहिए सर। सर का कहना है कि आपने हमारी कंपनी को बचाया है, तो इसके बदले अगर आपकी रिलेटिव्स या दोस्त यहाँ कश्मीर के इलाके में घूमने आना चाहते हैं तो हमारी कंपनी उनकी पूरी ट्रिप अच्छे प्राइस में अरेंज कर सकती है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। इस तरह का इंसिडेंट आगे कभी नहीं होगा। अभी तो यहाँ घूमने का मेरा कोई प्लान नहीं है। हम मार्को को गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। भुवन सिन्हा, तुम मार्को को लेकर एम्बेसी चले जाओ, लेकिन ये खबर हम किसी को बताएंगे नहीं तो सिचुएशन कंट्रोल करना शायद इजी ना हो। आरव ने हनुमा को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि वो मार्को को जय के हवाले कर दे।
उसके बाद उन्हें मार्को के साथ जो करना है वो कर सकते थे। ठीक है ऑफिसर, ठीक है, फिर हम निकलते हैं। जय मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया, लेकिन अभी वो बहुत टेंस था। वो सोच रहा था कि इस पूरे मैटर को वो गवर्नमेंट को कैसे रिपोर्ट करेगा। भुवन सिन्हा भी वहां से जाने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया। क्या आप अभी भी हमारे साथ देश की सेवा करना चाहते हैं? हनुमा हैरान हो गया। भुवन सिन्हा की बात से साफ पता लग रहा था कि वो उसे हायर करना चाहता था। हैदरा जैसे टॉप स्पेशल फोर्स की टीम को ज्वाइन करना किसी भी सोल्जर का सपना होता है। भुवन सिन्हा, मैं एक सोल्जर हूँ और जब भी हमारे देश पर कोई संकट आएगा तो मैं वहां सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। लेकिन अब जब मैं ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका हूँ तो मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। भुवन सिन्हा ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रंग महल हॉलिडे का मालिक क्यारा अग्रवाल कम और आरव अंबानी ज्यादा है? क्या ये सच है? भुवन सिन्हा मालिक तो क्यारा अग्रवाल ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हनुमा की बात सुनकर भुवन सिन्हा ने आगे कोई सवाल नहीं किया। आप मिस्टर अंबानी से थैंक यू जरूर कहना, उन्होंने हमें मार्को जैसा गैंग लीडर तोहफे में दिया है। हालांकि अभी उसके लीडर लक्की दुग्गल का कुछ पता नहीं चल पाया है और आई थिंक उसे ढूंढना बहुत मुश्किल भी होगा। ठीक है, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। भुवन सिन्हा वहां से निकल गया। टीम हैदरा का लीडर होने की वजह से वो हमेशा से बहुत प्राउड फील करता था, लेकिन इस बार मार्को के पास उनकी टीम से पहले आरव की टीम पहुंच गई थी और ये उसके लिए एक शर्मनाक वाली बात थी। एक रियल वॉरियर को खुद की एबिलिटी से अपना नाम मिले तो उसकी बात ही कुछ और होती है, लेकिन यहाँ तो। उनके जाने के बाद आरव गेस्ट रूम के पीछे से निकला। उसने अभी खुद को जानबूझकर छुपाया था ताकि भुवन सिन्हा और जय उसे देखकर ऑकवर्ड फील न करें। आरव सर, अब तो सब कुछ सेटल हो गया है, तो क्या हम सारे मेंबर्स को वापस उनके होटल में भेजते हैं? नहीं, उन्हें यहीं रहने दो, हमें लक्की दुग्गल से खुद मिलकर बात करनी होगी। आरव की बात सुनकर हनुमा शॉक्ड हो गया। उसे आरव की करेज को देखकर बहुत प्राउड वाली फीलिंग आने लगी। एक नॉर्मल बिजनेसमैन एक गैंगस्टर के सामने जाना चाहता है, अनबिलीवेबल। लक्की दुग्गल एक बिजनेसमैन था, लेकिन बिजनेस के साथ साथ वो स्मगलिंग और इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व था। उसके अपने आदमी थे और उससे डील करना इतना आसान नहीं था। सर, आई थिंक अब तक लक्की को भी पता चल गया होगा कि मार्को को पकड़ लिया गया है, तो उसके सामने जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। लकी के पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ है और मुझे इसका पता करना ही होगा। तुम अनाउंसमेंट करो कि इस ऑपरेशन में जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हम सबको 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर देंगे। और रही बात लकी को ढूंढना, तो ये मेरा पर्सनल मैटर है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम मेरे साथ मत आना। आरव की बात सुनने के बाद हनुमा समझ गया कि आरव ने अपना डिसीजन ले लिया है, अब वो नहीं रुकने वाला। ठीक है सर, मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। इधर उसी दिन मनाली पहुंचकर भुवन सिन्हा और जय ने गवर्नमेंट से बात की और जैसा आरव ने कहा था वैसे ही वो इस मैटर को हैंडल करने लगे। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये काम एक छोटे सिक्योरिटी ग्रुप ने किया है। कुछ देर तक विरोध करने के बाद मार्को के आदमियों ने भुवन सिन्हा और जय के सामने सरेंडर कर दिया। ये न्यूज सुनने के बाद आरव ने रीना को कॉल किया, जो मनाली से कहीं दूर बैठी थी। जवाब देने का टाइम आ गया है। इन दिनों रीना बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे इतना भी टाइम नहीं था कि वो न्यूज सुन सके। आरव की बात सुनकर वो खुश हो गई थी। सर, लेकिन जवाब देंगे कैसे? मीडिया को कांटेक्ट करो, साथ ही वीडियो प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट से भी कांटेक्ट करो। चाहे जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे ये काम पूरा चाहिए। आरव की बात सुनकर रीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसे ये बहुत बड़ा मूव लग रहा था। ठीक है सर, हो जाएगा। मैं भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे वो रेडी हो जाते हैं मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि जवाब देना कैसे है। ठीक है, मुझे वीडियो का इंतजार है। मैं जय वर्मा, मनाली एम्बेसी का ऑफिशियल बोल रहा हूँ। रंग महल हॉलिडे किडनैपिंग का इंसिडेंट पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। सारे टूरिस्ट को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। ये मनाली स्पेशल फोर्सेस और गवर्नमेंट के बीच कोऑपरेशन की वजह से हुआ है। बाकी डिटेल्स रेस्क्यू प्रोसेस स्पेशल मीडिया से आपको पता चलेगा। आज ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है आप लोगों को ये बताना कि किडनैपिंग एक कमर्शियल कंपटीशन की वजह से हुआ है, तो ये हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। इस किडनैपिंग के पीछे जिस आदमी का हाथ था उसे पकड़ लिया गया है और इन सब में रंग महल हॉलिडे का जो परफॉर्मेंस रहा है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ।
ये वीडियो कुछ मिनट का था, लेकिन इसे देखने के बाद रीना एक्साइटेड हो गई। ये वीडियो एक ऑफिसर ने बनाया था जिसका इम्पैक्ट सीधा लोगों पर पड़ने वाला था, जो इस किडनैपिंग इंसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उनका मुंह बंद हो जाने वाला था। रीना ने दूसरा वीडियो प्ले किया जिसमें एक फैमिली के 3 मेंबर्स थे, जिसमें एक कपल और उनकी 6 साल की बेटी थी। हेलो एवरीवन, हम कश्मीर घूमने आने वाले टूरिस्ट में से एक हैं। हमारी बेटी किडनैप हो गई थी, तब हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन रंगमहल हॉलिडे के लोगों ने इसे बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि वो हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने उसे बचा लिया। इनफैक्ट इन्होंने मनाली के एम्बेसी से भी कोऑपरेट कर लिया। अपने डैड की बात सुनते हुए उनकी 6 साल की बेटी बोली, एक अंकल ने मुझे बचाया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने कुछ मिनट में ही उस बैड गाय को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा स्मार्ट वॉच भी ढूंढ देंगे, लेकिन वो फेल हो गए। उस बच्ची की बात सुनकर मिस्टी माउंटेन होटल की एक एम्प्लॉय अपने हाथ में गिफ्ट बॉक्स लेकर उसके पास आई और उसे वो बॉक्स थमा दिया। आई एम सॉरी लिटिल एंजल, हमें अभी तक आपका स्मार्ट वॉच नहीं मिला है, लेकिन आपके उस अंकल ने ये गिफ्ट आपके लिए भेजा है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। उस बच्ची ने इमीडिएटली उस बॉक्स को लिया और उसे खोलने लगी। उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, ये स्मार्ट वॉच तो बहुत सुंदर है। ये स्मार्ट वॉच आरव का फेवरेट था और उसने इसे बच्ची को देने को कहा था। इसकी कीमत उस बच्ची की पुरानी वॉच से कहीं ज्यादा थी। इस वीडियो में और भी टूरिस्ट के इंटरव्यूज चलने लगे। सब लोग किडनैपिंग के पहले का सिनेरियो, किडनैपिंग के दौरान हुई तकलीफ और उसके बाद की सिचुएशन बता रहे थे। सबको अच्छे से पता था कि उन्हें आरव की सिक्योरिटी टीम ने बचाया है, ना कि हैदरा टीम ने। आरव ने उन टूरिस्ट को कुछ अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी दिया था। उनकी केयर और सर्विस से सारे टूरिस्ट खुश थे। ये वीडियो देखने के बाद रीना की आंखों में आंसू आ गए। थर्ड वीडियो में क्या है? रीना ने अपने आंसू को पोंछते हुए वो वीडियो प्ले किया। ये वीडियो कश्मीर गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने लिया था और उसमें कश्मीर और मनाली के बीच की फ्रेंडशिप के बारे में बातें हो रही थी। मनाली हमारा फ्रेंड स्टेट है और मनाली के लोगों का हमारे यहाँ पर हमेशा स्वागत है। हम प्रॉमिस करते हैं इस बार जो हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। ये तीनों वीडियोस में ऑफिशियल, इंडिविजुअल और स्टेट्स हर पर्सपेक्टिव एडेड था। ये वीडियो लाइव होने के बाद इसका सेंसेशनल इफेक्ट तो खतरनाक होगा। रीना ने अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया। पब्लिक रिलेशंस मैनेजर को मेरे ऑफिस में भेजो। कुछ देर में ही पब्लिक रिलेशन मैनेजर रीना के ऑफिस में आ गया। रीना ने तीनों वीडियो को अपने ड्राइव में कॉपी किया। इन वीडियो को न्यूज मीडिया, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और स्ट्रीमर के पास इमीडिएटली भेजो। ठीक है मैम। ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा दे, इसके लिए रीना ने अपने सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। लेकिन फिर उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। उसने फिर से अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया। लीगल मैनेजर को मेरे कैबिन में आने को कहो। कुछ देर बाद लीगल मैनेजर ऑफिस में आ गया। क्या करना है मैडम? तुम्हें उन स्ट्रीमर के खिलाफ इमीडिएटली कड़ा एक्शन लेना है जिन लोगों ने फिनिक्स एंटरटेनमेंट कंपनी और रंगमहल हॉलिडे को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनके किए की सजा मिले। लीगल मैनेजर थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। मैम, आपने तो कहा था कि हमें बस चुपचाप ये सब ऑब्जर्व करना है। बहुत हुआ ऑब्जर्वेशन, अब टाइम आ गया है कि उनकी रेपुटेशन को उन्हें जवाब मिले। वो तीनों वीडियोस उसी दिन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑफिशियल अकाउंट्स और लाइव प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगी। एक ही दिन में पूरे इंटरनेट का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। आरब की कंपनी को गालियां पड़नी बंद हो गई। सब उनकी तारीफ कर रहे थे। रीना ने इस काम के लिए बहुत से लोगों को हायर किया था। हम हर एक टूरिस्ट की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा ओरिजिनल इंटेंशन है कि टूरिस्ट एक अच्छा क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पाएं। रंगमहल हॉलिडे ब्रांच ने मीडिया प्रमोशन के बाद सेकंड न्यूज अनाउंस किया, जिसमें था कि वो दूसरे रूट्स में भी ट्रैवल चेन डेवलप करने वाले हैं। ये इस स्कैंडल के बाद एक अपॉर्चुनिटी थी जो रंगमहल हॉलिडे के बिजनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाली थी। जहां आरव, क्यारा और उनके साथी खुश थे, वहीं विहान के होश उड़ गए थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा था। ये न्यूज देखकर वो गुस्से से लाल हो गया। ये नकारा आरव, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा ये तो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। गुस्से में उसने कई ग्लास पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा शांत हुआ, तब उसने कश्मीर रीजन में अपने लोगों को कांटेक्ट किया और उससे रिलेटेड सारे सबूत मिटाने को कहा, ताकि आरव उस तक न पहुंच पाए।
लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस कॉल की वजह से आरव को हेल्प मिल गई थी। जैसे ही लकी के पास उसके एक आदमी का मेल आया, उस पर नजर रख रहे डीके ने तुरंत इस बात की जानकारी आरव को दी। मुझे एक सस्पिशियस मेल दिखा है। मैंने ऑलरेडी लकी का मेल हैक कर लिया है। मैं अब उसके सारे ईमेल हैंडल कर सकता हूँ। ये न्यूज सुनकर आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। ओके, अभी लकी वो कहाँ है? एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ। लकी का एग्जैक्ट लोकेशन अभी वो जम्मू के बॉर्डर एरिया में है, छोटा सा गांव बहादुरपुर के पास, जहाँ ज्यादातर जंगल एरिया है। आरव की आईब्रोज अप हो गई। जंगल में मतलब लुका छुपी का खेल खेलने में तो ये माहिर होगा, और ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। मतलब इसके अपने लोग तो जरूर होंगे। वो जब चाहे देश छोड़कर भाग सकता है। वैसे इस गांव का नाम सुना सुना लग रहा है। तभी आरव की आंखें चमक उठी। ये तो हमारी वही जगह है जहाँ पिछली बार अटैक हुआ था। उस अटैक का इस आदमी से जरूर कोई ना कोई लेना देना है। मुझे इससे मिलकर बात करनी होगी। डीके, अभी वहां का एक प्लेन टिकट अरेंज करो। वो जगह आरव की करंट लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन आरव अपने आदमियों के साथ गाड़ी से वहां जाता तो सामने वाले पार्टी अलर्ट हो जाती। आरव ने रुद्री को अपने साथ 20 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स लाने को कहा ताकि ये ऑपरेशन स्मूथली हो सके। कुछ घंटे में बहादुरपुर गांव पहुंचकर वो मिस्टी माउंटेन होटल में रुक गए। उनके साथ 12 से ज्यादा लोग बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ 20 गाड़ी का काफिला था। आरव ने हनुमा को एक गाइड के साथ उस गांव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद वहां की सिचुएशन समझने के बाद हनुमा वापस आ गया। सर, हमें काफी इंक्वायरी के बाद पता चला है कि लकी यहाँ बहुत फेमस है। उसके अपने 100 से भी ज्यादा आदमी हैं। उसका अपना विला है, और अगर हम उसके पास जाने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें ये बात पहले से ही पता चल जाएगी। आरव के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उस लकी से डील करना आरव को मार्को की कंपैरिजन में मुश्किल लग रहा था। मार्को एक जंगल में कैंप में रहता था और उनकी केयरलेसनेस की वजह से आरव ने उन पर आसानी से अटैक कर दिया था, लेकिन लकी अपने लोगों के साथ अलर्ट मोड में रहता था और उसके विला में घुसना लगभग इम्पॉसिबल था। और अगर वो डायरेक्टली लकी पर अटैक करना चाहते तो वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना ही तो उनके पास ज्यादा लोग थे और ना ही राइफल्स। तो बिना उसे अलर्ट किए हम उसके पास कैसे जा सकते हैं? सर, मेरे पास एक आइडिया है और शायद बहुत आसान भी है। लकी एक मिडिल मैन है जो प्रॉफिट के लिए इलीगल आइटम्स बेचता है, तो हम उसके क्लाइंट्स बनकर उसके सामने जा सकते हैं। ऐसे में उसे तो हम पर शक भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम सब नए लोग हैं, तो हमें देखकर कहीं उसे शक ना हो जाए। हमें यहाँ के किसी लोकल आदमी को ढूंढना होगा। सर, अभी कुछ देर पहले ही हम यहाँ के एक लोकल गुंडे से मिले थे। उसने हमारा कुछ सामान चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। उसी से हमें लकी के आदमी और विला के बारे में पता चला। वो पहले भी लकी से मिल चुका है, और तो और उसने लकी से कुछ इलीगल सामान भी लिया है। हम चाहें तो वो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हमें उसे कुछ पैसे देने होंगे। ठीक है, उस आदमी को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से गाँव जाकर उसे लेकर आता हूँ। हनुमा अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो उस लड़के को लेकर वापस आरव के सामने आ गया। वो एक टीनेजर लड़का था। वो बहुत पतला था और उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। आरव ने अपने लोगों को वहां से जाने को कहा। अब वहां सिर्फ आरव, हनुमा और वो लड़का था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तोता है। क्या? आरव को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है या फिर सामने वाले का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अपना नाम फिर से बोलो। मेरा नाम तोता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तोता नाम सुनकर आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। अच्छा नाम है। मैंने सुना है कि तुम लकी को जानते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आई थिंक तुम हमारी मदद कर सकते हो। तोता सीना तान कर प्राउडली खड़ा हो गया। मैं लकी को जानता हूँ, वो यहाँ के जाने माने लीडर है। मैं उनका ही आदमी हूँ। अच्छा, मेरे बॉस को कुछ हथियार खरीदने हैं। अगर तुम इस मैटर में मेरी हेल्प करते हो तो तुम्हें भी फायदा होगा। तोता की आंखें चमक उठी। वो एक्साइटेड हो गया। आप मुझे कितना दे सकते हैं? तुम्हें कितना चाहिए? कुछ देर तक सोचने के बाद तोता ने वो अमाउंट बताया जो उसके लिए बड़ा था। मुझे कम से कम 10,000 चाहिए। 10,000 रुपए तो आरव के लिए मामूली रकम थी। ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस में 5,000 दूंगा और काम पूरा होने के बाद 10,000। ये पहली बार था जब तोता को इतना अच्छा ऑफर मिला था। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? मैं तुम्हें बेवकूफ बना सकता हूँ, पैसे तो नहीं बना सकते, राइट? आरव ने अपने पास पड़े एक सूटकेस को उठा लिया और उसे ओपन किया।
ये वही फिरौती की रकम थी जो वो टूरिस्ट को रेस्क्यू करने में यूज करने वाला था। यहाँ आते हुए आरव ने अपने साथ ये पूरे पैसे लाए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पैसे उसके काम आ सकते थे। तोता ने इतने पैसे एक साथ देखा तो उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक उठी। आरव ने कैजुअली एक बंडल उठाया और उसमें से एक गड्डी निकालकर उसका आधा पैसा तोता को दे दिया। ये रहा तुम्हारा डिपॉजिट, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा हो वो टिप समझ के रख लेना। तोता ने जल्दी से वो पैसे आरव के हाथों से ले लिए और पैसे गिनने लगा। पैसे गिनने के बाद उसके चेहरे पर और एक्साइटमेंट थी। उसके हाथ में 6000 थे। थैंक यू बॉस। मैं बॉस नहीं हूँ, मैं तो अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ। और हाँ, तुम ये पैसे लेकर भागने की सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैं नहीं भागूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं भी जाकर लकी को बताता हूँ कि हमारे शहर में एक नया बिजनेसमैन आया है। आरव सामने खड़े हनुमा की तरफ मुड़ गया। इसे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और जाने दो इसे। हनुमा ने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। उसी दिन लकी के कुछ आदमी आरव के पास आए। मैंने तोता से सुना है कि आपको कुछ हथियार खरीदने हैं। किस तरह के हथियार ढूंढ रहे हो आप? 100 राइफल्स और 100 पिस्तौल्स और 10 लाख बुलेट्स। आपके पास जितने ज्यादा पावरफुल हथियार होंगे, स्पेशल बायोलॉजिकल वेपन्स, हमारे बॉस उतने ज्यादा खुश होंगे। करते क्या हो तुम, और तुम्हें इतने हथियार चाहिए क्यों? आरव ने मिस्टीरियस रहने का प्रिटेंड किया। अरे भाई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हो? हम हथियार खरीद रहे हैं और बदले में तुम्हें पैसे दे रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और सवाल नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है, हम परसों तुम्हें ये सारा सामान पहुंचा देंगे। कहाँ? वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तुम बस पैसे के साथ तैयार रहना, पैसों की चिंता मत कीजिए। वो आदमी आरव से बात कर वहाँ से चला गया, लेकिन आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। ये लोग तो हथियार देने के लिए मान गए, फिर आप खुश क्यों नहीं हैं? मैंने जानबूझकर बायोलॉजिकल वेपन्स का जिक्र किया, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है शायद लकी के सबऑर्डिनेट्स ही हमसे डील करने वाले हैं। वो आएगा या नहीं, ये श्योरिटी नहीं है। हनुमा आरव की बात का मतलब समझ गया। इसका मतलब आपको डर है कि कहीं हथियार देने वाले दिन लकी ना आया तो क्या होगा? हाँ, इस हथियार को लेने का हमारा मोटिव लकी से मिलना है। अगर हम उससे नहीं मिल पाए तो ये हथियार लेने का क्या मतलब रह जाएगा? आरव कुछ देर तक सोच में पड़ गया। लकी कहाँ है, ये हमें खुद पता लगाना होगा। अगर हमें उसका फोन नंबर मिल जाए या हम उसे लोकेट कर सकें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हनुमा कुछ देर तक सोचने लगा। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ सोच कर रुक गया। उसके एक्सप्रेशन को देखकर आरव इरिटेट हो गया। जो बोलना है डायरेक्ट बोलो ना, इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है? अब मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन आई थिंक ये रिस्की है। रिस्क लेने से हम कब से घबराने लगे? तुम आइडिया बताओ। वो लोग हमें हथियार देने के लिए रेडी हो गए हैं, मतलब साफ है कि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। हमारी आइडेंटिटी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चाहें तो हथियार की डिमांड और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हथियार को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजेंगे, और तब लकी के आदमी हथियार के साथ होंगे और दूसरी तरफ लकी बस 2-4 बंदों के साथ होगा। हनुमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो हथियार लेकर बाकी सबके साथ खुद भी आ जाए। तो वो या तो हमें यहाँ मिल जाएगा या फिर अकेले दूसरी तरफ मिल जाएगा। हमारे पास मौका होगा उससे मिलने का, लेकिन उसे जिंदा पकड़ पाएंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। आरव अपने गाल को रब करने लगा। हनुमा का आइडिया अच्छा था, बट उसमें सच में बहुत ज्यादा रिस्क था। ठीक है, कल हम तोता से मिलते हैं और फिर लकी के पास जाएंगे। तोता से मिलकर हम हथियार बढ़ाने की डिमांड रखेंगे और वहाँ के अरेंजमेंट, आदमी और बाकी सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। सर, आप प्लीज़ खुद को डेंजर में मत डालिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे साथ आने से तुम कमज़ोर पड़ जाओगे? सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कंसर्न है कि कहीं उन लोगों ने उन टूरिस्ट के साथ आपको भी किडनैप करने का प्लान ना बनाया हो। अगर ऐसा होगा तो वो लोग पहले से ही आपको जानते होंगे, मतलब उनके पास आपकी फोटो या स्केच तो होगी ही। हनुमा की बात सुनकर आरव थोड़ा परेशान हो गया। अगर लकी ने उसकी फोटो देखी होगी तो ये आरव के लिए एक जाल था। अगर ऐसा है तो तुम हमारे आदमियों के साथ ही वहां जाओगे। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा।